हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखो, कल हमने आईपीसी में सेक्शन 22 पढ़ी थी, जिसमें हमने जो है मोबाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। आज जो हमारी सेक्शन है, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 23 के बारे में, यानी धारा जो है 23 के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम सेक्शन जो है 23 के बारे में बात करेंगे कि जो सेक्शन 23 होती है किस बारे में बात करती है। ठीक है, सेक्शन 23 को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सदोष लाभ और सदोष हानि। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपके लिए एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो सदोष लाभ और सदोष हानि है, ये आईपीसी में कहां पर बताई गई है। तो आपको याद रखना है यहां पर क्या, कि जो सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 जो है, ये रोंगफुल गेन और रोंगफुल जो है आपका लॉस की बात करती है। रोंगफुल गेन रोंगफुल जो है लॉस होता क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे कि रोंगफुल गेन और रोंगफुल जो है लॉस क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है सदोष लाभ और सदोष हानि। ठीक है, इसके बारे में आज हम जो है बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि जो सदोष लाभ होता है और जो सदोष हानि होता है, ये होता क्या है। देखो, सदोष लाभ ऐसा लाभ है जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, यानी कहने का मतलब यह है कि सदोष का मतलब क्या होता है, दोष के साथ, यानी दोष का जो है दोष के साथ या दोष की सहायता से जो लाभ प्राप्त किया जाता है, उसको यहाँ पर जो है सदोष अभिलाभ बोलते हैं। चलिए पहले सेक्शन को पढ़ते हैं और सेक्शन को पढ़ने के साथ साथ जो इसको हम कवर अप करेंगे। कोई बच्चा इसको इंग्लिश में पढ़ो, कौन पढ़ेगा? शगुन तुम पढ़ो। शगुन आप सुन पा रहे हो मुझे? पढ़ो। चलो शिवांगी आप पढ़ो, अगर आपको आवाज आ रही है तो। By unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. देखो यहाँ Wrongful पर क्या कहा loss. गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो सदोष अभिलाभ क्या होता है। देखो, सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, एक बात आपको याद रखनी है कि जो सदोष अभिलाभ होगा वो क्या होगा, वो विधि के विरुद्ध होगा। इट मीन साफ साफ ये बात यहाँ पर बता दी गई है कि अगर कोई ऐसा लाभ है जो सदोष लाभ है, पहली बात तो क्या होगा, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा होगा। फिर ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है, उसने ऐसे जो है संपत्ति का अभिलाभ किया है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ करने वाला व्यक्ति नहीं हो। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, बी की जमीन थी जिस पर जो है क्या थी, बी की जमीन जिस पर फसल उगी हुई थी। ठीक है, जिस पर जो है फसल उगी हुई थी, इस बी की जमीन पर जो फसल उगी हुई थी, जो क्रॉप्स थी, उसको क्या किया, उसको ए ने जो है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा काट लिया और काट कर बेच लिया। ठीक है, उसने इसको काटा, काट कर बेच लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने कौन सा जो है बेनिफिट लिया है, बताओ। इसने जो है जिस बेनिफिट की यहाँ बात की गई है, इसने यहाँ पर रोंगफुल गेन किया है। इसने रोंगफुल क्या किया है, गेन किया है, यानी यहाँ पर जो है सदोष अभिलाभ किया है। क्योंकि वास्तव में अगर हम बात करें, वास्तव में जो ये क्रॉप्स थी, इसका जो मालिकाना हक था वो किसका था, बताओ। ए का था कि बी का था? बताओ किसका था भाई, बी का था। सर यहाँ पर जो, जी बताओ। कुछ नहीं सर। यहाँ पर जो है जो मालिकाना हक था वो बी का था। क्यों क्यों था? क्यों नहीं था?
क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो ये बी व्यक्ति है इसका जो है मालिकाना हक था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसने फसल को नहीं काटी, बल्कि फसल किसने काटी है, फसल को ए ने काटी है। और जब फसल यहाँ पर ए ने काटी है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने जो है रॉन्गफुल गेन किया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। भाई मेरी आवाज किसी किसी नहीं आ रही, जरा एक बार बताना, राइज योर हैंड अगर मेरी आवाज किसी किसी नहीं आ रही है। अच्छा, किस किस को आ रही है, जरा वो हाथ उठाओ। सभी को तो आ रही है आयशा जी, आपको ही नहीं आ रही है अकेली को। नेटवर्क इशू है। आज मैंने बात की है ब्रॉडबैंड की, आज देखता हूँ आज ब्रॉडबैंड, आज जो है ब्रॉडबैंड लग जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, आज मैंने बात की है। चलो, तो देखो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर स्क्रीन तो मैंने ऑलरेडी शो की हुई है बेटा, स्क्रीन तो मैंने हटाई नहीं है, स्क्रीन लगातार जो है बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये ए व्यक्ति है इसने क्या किया, रॉन्गफुल गेन किया। अब यहीं पर देखो दूसरी बात क्या है, सदोष हानि क्या होती है। सदोष हानि विधिरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है सदोष हानि, एक है सदोष अभिलाप। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर हो सकता है कि नेटवर्क थोड़ा इशू हो तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां पर मैंने बताया एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। बी का जो खेत है उसमें फसल उगी हुई है। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो फसल उगी हुई है बी के खेत में, इसको काटने का जो हक व्यक्ति है वो कौन है, ए है कि बी है, ये बताओ पहले। बी है, बी है सर। बी है, बी है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी का जो है वो खेत है, लेकिन यहाँ पर ये काम कौन कर लेता है, यहाँ पर ये काम ए कर लेता है और ए बी की फसल को काट लेता है और काट कर बेच देता है। तो यहाँ पर जो ए को लाभ हुआ है, ए को जो बेनिफिट हुआ है, ये जो गेन हुआ है, इस गेन को क्या बोलेंगे हम, सदोष अभिलाप, रॉन्गफुल सदोष गेन। अभिलाभ। बिल्कुल, रॉन्गफुल गेन। इट मींस क्या है कि यहाँ पर ए को रॉन्गफुल गेन हुआ है। इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इसको तो रॉन्गफुल गेन हुआ है, लेकिन बी को क्या हुआ है, सर सदोष wrongful हानि लॉस हुई हुआ है, है उसको। रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब ये है कि ए जो है उस लाभ को पाने का अधिकारी नहीं था, तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ है। लेकिन बी जो है उस हानि को उठाने के लिए जो है हकदार व्यक्ति नहीं था, क्योंकि बी का यहाँ पर, बी को यहाँ पर बी का खेत था, बी को जो है फसल काटने का अधिकार था, लेकिन ये अपनी जो है फसल को नहीं काट पाया, तो इसको क्या हुआ है, इसको यहाँ पर जो है सदोष हानि हुई है। याद रखना, सदोष हानि। लेकिन इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर जो है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। यहाँ पर जो विधि विरुद्ध साधन लिखा हुआ है, इसका जो है कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपका मतलब आपके पास क्या ना हो, आपके पास कोई विधि विरुद्ध साधन ना हो। अगर आप जो है वैध साधनों द्वारा ऐसा करते हो, तब ये ना तो रॉन्ग गेन है ना रॉन्गफुल लॉस है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर जो है अनलॉफुल तरीके से क्या करते हो, किसी को क्रॉप्स काटते हो, या किसी को जो है कोई खाली फसल की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप जो है किसी प्रकार से जो है रॉन्गफुल लॉस करते हो, तो ये भी आपका इस श्रेणी में ही आएगा। तो सदोष लाभ अब और सदोष हानि, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, देखो पीटी में आपको बताता हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है जिसने बी, जिसके पास एक खेत है, उसकी फसल को काटकर बेच दिया। तो बताइए यहां पर किस व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हुआ है और किस व्यक्ति को सदोष हुई है। तो अब यहां पर आपको ये बात क्लियर कर देनी है कि यहां पर किसे
यहाँ पर किसे जो है सदोष हानि हुई है और सदोष लाभ किसे हुआ है, यही बात आपको यहाँ पर बतानी है। तो बताओ जरा अब यहाँ पर किसको जो है रॉन्गफुल आपका जो है गेन हुआ है और रॉन्गफुल लॉस हुआ है, बताओ। सर ए को लाभ हुआ है और बी को हानि। ए को रॉन्गफुल गेन हुआ है और बी को और रॉन्गफुल बी को लॉस रॉन्गफुल हुआ है, हानि। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। देखो यहाँ पर लिखा है कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि तब उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति के सदोष से वंचित किया जाता है। जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है सेम वही बात इसने यहाँ पर जो है बता दी है। चाहे आपने कोई चीज काटी हो, कोई अपने पास रखी हो वस्तु, ठीक है, जिस मान लो मेरी साइकिल है, अब मैं अपनी साइकिल से जो है काम करने जाता हूँ, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपने अंडर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे सदोष हानि हुई और आपको सदोष, तो मैं क्या, वो तो मेरा था लेकिन उसको आपने रख लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, सदोष हानि और सदोष अभिलाभ हो गया है। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका जो है, सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, पहले बताओ, ठीक है, जी सर। चलिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी सेक्शन है 24। सेक्शन 24 क्या कहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये बात करती है डिसऑनेस्टली की बात करती है। डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी से या बेईमानी पूर्वक। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिसऑनेस्टली को कहां पर बताया गया है, और हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और इसको जो है भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं लड्डू क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं और फिर वहां पर एक क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं और फिर घर देख के बोलते हैं हाँ ये तो मेरे याद था, ये तो मैंने गलती कर दी। तो यहीं पर आपको जो है गलती नहीं करनी है, ठीक है, यहीं पर आपको जो है गलती नहीं करनी है, बल्कि इस गलती को सुधारना है। क्योंकि सेक्शंस जो होती हैं, जो डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उनका। एग्जाम में हर एक नंबर जरूरी होता है। हमारा प्रीलिम्स में क्या होता है, हर एक नंबर जरूरी होता है, और हमें अगर मेंस लिखना है तो उससे पहले हमें प्रीलिम्स को क्लियर करना होगा। और प्रीलिम्स को हम क्लियर तभी करेंगे जब हम जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी करेंगे। तो देखो यहाँ पर बेईमानी जो है आपका वो 24 में बताई गई है, और बेईमानी का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पढ़ो जरा शिवांगी इसको। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई इस आशय से कार्य करता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि यहाँ पर जो बात की गई है वो किस बारे में बात की गई है, इंटेंशन की बात की गई है। Tension. आशय की बात की गई है। यहाँ पर मेन चीज है आशय। आपका आशय कैसा होना चाहिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो। अच्छा देखो दो चीजें होती हैं, यहाँ पर भी दो चीजें होती हैं। एक होता है भावनापूर्वक, ठीक है, सद्भावना पूर्वक, और दूसरा होता है यहाँ पर आपका क्या, दूसरा आपका यहाँ पर बताया गया है आपका कि बैड इंटेंशन, यानी गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर आप कोई कार्य गुड इंटेंशन से करते हो, ठीक है, और एक कार्य आप जो है बैड इंटेंशन से करते हो, तो यहाँ पर पनिशेबल कौन सा होगा, गुड वाला कि बैड वाला? Bad intention वाला. बैड इंटेंशन वाला। बिल्कुल।
अगर अगर आप कोई कार्य ऐसा है जो बैड इंटेंशन के साथ करते हो, ठीक है, कोई कार्य ऐसा है जो आपने क्या किया, बैड इंटेंशन के साथ किया, तब तो यहाँ पर क्या होगा, तब तो आपको पनिशेबल किया जाएगा। लेकिन अगर उसे आप गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हो तो इट मींस वो, माइक म्यूट करो प्लीज, कौन माइक खुला किसी का। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप अगर कोई कार्य गुड इंटेंशन के साथ करते हो तो यहाँ पर वो कार्य आपका जो है कोई ऑफेंस नहीं है, इट मींस उसको आप पनिशेबल नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई कार्य आप जो है बैड इंटेंशन के साथ करते हो तो इट मींस क्या होगा, आप जो है लाइबल होंगे फॉर पनिशमेंट के लिए, ठीक है, फॉर पनिशमेंट। तो इट मींस कहने का मतलब आपको याद रखना है कि अगर गुड इंटेंशन में है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन बैड इंटेंशन में है तो वो अपराध है। अब जो ये गुड फेथ वाली बात मैंने आपको बताई, जिसको बोलते हैं सद्भावना पूर्वक, कहां पर बताया गया है ये बताओ आईपीसी में। आईपीसी में कहां पर बताया गया है बताओ। आईपीसी की एक सेक्शन है सर 52। 52, ठीक है। अन्नपूर्णा जी आपके माइक में दिक्कत हो रही है या आप हिला रहे हो उसको, बहुत बुरी आवाज आ रही है, इसको बंद कर लो, इसको ठीक करो। देखो यहाँ पर जो है आपका गुड फेथ जो है आईपीसी के सेक्शन जो है 52 में बताया गया है। तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 24 के बारे में। सेक्शन 24 कहता है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, किस आशय से, कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, ठीक है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। यहाँ पर जो है एक इसने सेक्शन 23 का ही सेक्शन 24 में पार्ट बता दिया है। अब हमने ऊपर तो मान लो, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने ऊपर ये पढ़ा था कि मान लो मैं हूं, यानी मैं मतलब एक व्यक्ति ए है और उसने क्या किया, उसने जो है बी की क्रॉप्स काटी, मतलब बी की फसल काटी और उसको बेच दी। तो यहाँ पर तो देखो जो क्वेश्चन बनना है वो डायरेक्टली बन रहा है ए और बी के बीच में। लेकिन अब जो सेक्शन 24 है इसमें कॉन्सेप्ट क्या दे दिया, 95 किसी ने गलत बताया है, जिसने 95 बताया है वो गलत है, वो तुच्छ अपहानि कारित करने के लिए है। देखो यहाँ पर जो है ए और बी जो है दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ए ने जो है बी की फसल काटी और बेच दी, इट मीन इन दो, यहाँ पर तो कनेक्शन इन दोनों के बीच था। लेकिन अब क्या है, अब इसने जो है एक थर्ड पार्टी सी को भी इंक्लूड कर लिया है। प्रियंका जी लेट क्यों आई हो आप भाई, थोड़ा जल्दी आया करो क्लास में। देखो अब यहाँ पर क्या है, ए और बी की बात नहीं हो रही, यहाँ सी की बात हो रही है। अब सी ने क्या किया, देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर सी ने क्या किया, सी ने सोचा कि भाई ए जो है कोई संपत्ति ले रहा है और बी के पास कोई संपत्ति है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर ए को बोल दूं, ए के साथ ए और बी दोनों ए को बोलूं कि भाई तुम एक काम करना, तुम इस प्रॉपर्टी को लेना मत, और मैं क्या करूंगा, जो फसल खड़ी हुई ना वो मैं तुम्हें उठवा दूंगा बिना ही पैसे दिए, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, तुम एक काम करना, तुम रात में आना, और मैं बता रहा हूँ किस टाइम आना, तुम 4 बजे के आसपास आना, तुम 4 बजे के आसपास आना शाम को, और ये जो फसल है इसको काट के ले जाना, क्योंकि जो बी है ना, बी यहाँ पर जो है, जो मेरा मालिक है बी, वो 4 बजे अपने कुत्ते को लेकर जो है बाहर टहलने जाता है। ये कहता है ठीक है भाई चलो ऐसा कर लेता हूँ, मैं 4 बजे आऊंगा और फसल ले जाऊंगा। अब बी जो है, बी यहाँ पर जो है क्या हुआ, बी यहाँ पर 4 बजे चला गया कुत्ते को टहलाने के लिए, टहलने के लिए, और ए ने क्या किया, ए 4 बजे आया और ए ने जो सी ने कहा कि रास्ता साफ है, तुम एक काम करो, तुम फसल को ले जाओ। यहाँ पर जो है सी को आपका जो ए है उसको भेज दिया और वो फसल काट कर ले गया। तो देखो यहाँ पर ए और बी का, ए का जो कृत्य है वो तो पनिशेबल है ही, साथ में सी ने जो कार्य किया है वो भी पनिशेबल है, क्योंकि इसने बेईमानी पूर्वक आश्रय रखते हुए, इसने बेईमानी से या बेईमानी पूर्वक आश्रय रखते हुए इस प्रकार ए को तो सदोष अभिलाभ प्राप्त कराया है, रॉन्गफुल गेन कराया है, और बी को क्या किया है इसने, इसने बी को जो है यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस कारित किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बेईमानी पूर्वक आशय से याद रखना है। इतना क्लियर सबको, राइज योर हैंड अगर सबको क्लियर इतना।
ओके, गलती मत करना टेस्ट में। मैंने क्वेश्चन जब मैं टेस्ट बनाऊंगा आप लोगों का, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन का बना है आपका, अभी उसका नहीं बना, क्या बोलते हैं आपका आईपीसी का टेस्ट नहीं बना है। और जो लोग यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ अगर आप टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे जो है ऐप पे ऑलरेडी टेस्ट पड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है याद रखना है कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उसको बड़े सटीक आंसर करना है और सोच समझकर आपको आंसर करना है। आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। उसमें जो है आई थिंक 60 और 70 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे में आपके लिए इतना बड़ा टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो 60 और 70 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दूंगा, 70 60 70 के आसपास के, जो आपको वहां पर क्लियर करने हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो सेक्शन 24 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 25, जो बात करता है फ्रॉडली के बारे में, यानी कपटपूर्वक बारे में। कपट क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो वही आपको याद रखना है कि सेक्शन जो है कहां पर दिया गया है। सेक्शन 25 जो है आपकी बात करता है किस बारे में, कपट पूर्वक बात करता है, फ्रॉड की बात करता है। अब जो कपट पूर्वक जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो कपट पूर्वक, सबसे पहली बात तो याद रखने की, कपट पूर्वक को जो है सेक्शन 25 में बताया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सेक्शंस को याद कर सके। कपट पूर्वक जो है उसको 25 में बताया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है। ये कब कहा जाता है, जब कहा जाएगा, कब, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। देखो पर फिर इसने वही बात दोहरा दी मैं जो आपको बता रहा था। यहां पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति कपट करता है यदि वह ऐसा आशय रखता है, ऐसा आशय रखता है। यहां पर देखो फिर इसने इंटेंशन की बात को जो है दोहरा दिया है। हर बार ये इंटेंशन की बात को लेके आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, कपट करता है यदि वह कपट पूर्वक जो है कपट करता है, यदि वह ऐसा आशय रखता है। मेन चीज क्या है, आईपीसी में कुछ सेक्शंस को छोड़कर, मैंने आपको बताया था कि आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस को छोड़कर हर जगह जो है इंटेंशन को मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे हम मेंसीरिया भी पढ़ते हैं, मेंसीरिया में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर जो है क्या हो सकता है, जिन पर आपका इंटेंशन को हम मेंशन नहीं करते। इसके अलावा हर मामले में क्या होता है, हर मामले में हम जो है इंटेंशन को देखते हैं। अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो आप जो है किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं हो, कुछ मामलों को छोड़कर। बताओ अच्छा कौन कौन से मामले थे वो, बताओ किस किस को याद है, वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें इंटेंशन को मेंशन नहीं किया जाता। भूल गए आप लोग, बताओ, हाँ बताओ प्रियंका बताओ। मेरा माइक सर, चलो आप बताओ अन्नपूर्णा। आयशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, अगर आप बिल्कुल। देखो न्यायालय की यहाँ पर जो है मानहानि, लोक उत्पाद। बिल्कुल, देखो लोक उत्पात हो गया, न्यायालय की मानहानि हो गया, अपहरण हो गया, दिव्य विवाह हो गया, या कोई संवैधिक अपराध होता है जिनके लिए जो है क्या है, जिनके लिए इंटेंशन को मेंशन नहीं किया गया है। अदरवाइज इसके अलावा सब मामलों में क्या है, सब मामलों में जो है इंटेंशन को मेंशन किया जाता है। कहते हैं कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है और आपने जो है उसको अच्छे रूप में कार्य किया है, ना कि बुरे रूप में,
तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। इसके लिए अपवाद भी है, मैंने आपको बताया था, इसका एक अपवाद है। कहां पर बताया गया, इसके अपवाद के बारे में बताओ। अपवाद जो है आपका धारा 76 से 106 तक बताया गया है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था कोई अपराध करने में और तब भी आपसे कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उसको यहाँ पर जो है अपराध नहीं माना गया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखो मैं आपको जो है यहाँ पर 25 पढ़ा रहा था, हालांकि हम सब्जेक्ट से थोड़ा उधर चले गए। तो 25 में आपका यही बताया गया है कि कपटपूर्ण से तात्पर्य है धोखा देने की आशय से किया गया कोई कृत्य। मान लो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है या कोई कार्य है, ए जो है बी को कोई ऐसा कार्य करता है, धोखा देने के आशय से कोई कार्य करता है, तो यहां पर कहा जाएगा कि ए ने क्या किया है, ए ने बी के साथ जो है कपट किया है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। कपट जो है कब होगा, जब आपका जो इंटेंशन हो वो क्या हो, किसी व्यक्ति को धोखा देने का हो। अगर आपका इंटेंशन किसी व्यक्ति को धोखा देने का है तो इट मीन्स आपने क्या किया है, कपट किया है। अच्छा देखो मॉर्निंग में तो क्लास मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं कर रही मेरी आवाज, राइट? Yes, sir. नाइट में एक्चुअली क्या है, नाइट में ना नेटवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पर वीक चलते हैं, बहुत ज्यादा वीक चलते हैं, जिस कारण से जो है क्लास नहीं हो पाती। वरना देखो मॉर्निंग में तो अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं सेक्शन 26। 26 क्या कहता है, 26 के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ो जरा शिवांगी। Section 26. Reason to believe. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. देखो यहाँ पर टाइटल जो है सेक्शन 26 का जो टाइटल है, ये कहता है कि विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण यानी यहाँ पर ट्रस्ट की बात की गई है, बिलीव की बात की गई है। बिलीव का मतलब यहाँ पर क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं। ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, कोई व्यक्ति किसी बात को जो है करने का रखने का कारण रखता है, कब रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर देखो इस सेक्शन में जो विश्वास की बात की गई है, इसका जो मायना है वो यहाँ अलग है, कुछ अलग मायना है। अलग मायना क्या है, जैसे मान लो ए ने यहाँ पर क्या किया, एग्जाम्पल के लिए ए ने यहाँ पर जो है बी से कहा कि जो ये वस्तु है ये बिल्कुल सही है और मैंने इसको यूज भी किया है, ये बहुत अच्छी है। अब बी ने जो है इस बात पर विश्वास करते हुए उस चीज को ले लिया, बी ने जो है इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए ले लिया, और ए ने जो है इस चीज को ऐसे दर्शाया था मानो ये चीज बिल्कुल अच्छी हो। चलो इसको भी एग्जांपल छोड़ देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे समझाता हूं इसको मैं। भाई मान लो एक व्यक्ति ए है, उसने एक स्कूटर चुराया और वो बी के पास गया कि भाई तुम इसको ले रहे हो क्या, ये स्कूटर बहुत बढ़िया है और मैं सस्ते में बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है और मेरी वाइफ बीमार है, मुझे जो है पैसों की जरूरत है। अब बी ने जो है सोचा कि वास्तव में चलो भाई ए को पैसे की जरूरत होगी जब कह रहा है कि वाइफ बीमार है, और ए ने जो है बिना कुछ सोचे समझे पर्याप्त हेतु समझते हुए कि ए की जो है ये स्कूटर है उसको ले ली, और लेके जो है ए को उसके बदले में एक धन या रकम जो है राशि दे दी। लेकिन बाद में पता लगा, बाद में ये पता लगा कि जो ए ने स्कूटर की बात की थी ना, वो स्कूटर चोरी का था, वो स्कूटर चोरी का था। अब बी के पास जो है यहाँ पर क्या होता है, पुलिस आती है। अब बी ने यहाँ पर कहा कि साहब मैंने स्कूटर तो लिया है,
बिल्कुल लिया है, मैं इस बात के लिए एग्री हूँ, लेकिन साहब मैंने यहाँ पर जो है विश्वास करते हुए लिया था, क्योंकि ये उस समय बहुत रो रहा था और बोल रहा था कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मुझे जो है अपना स्कूटर बेचना है। साहब मुझे अगर पता होता कि ये चोरी का है तो मैं बिल्कुल ना लेता, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये चोरी का है, बल्कि ए ने तो मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाया था कि जो ये स्कूटर है ये मेरा ही है और मेरी बीवी बीमार है और मुझे पैसा चाहिए, तो साहब मैंने इसलिए इस स्कूटर को लिया है। इट मीन्स साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक ही बातों पर विश्वास करते हुए ऐसा कार्य किया है। तो यहां पर कहा जाएगा कि उसने जो है विश्वास के कारणों को जानने के पश्चात ऐसे कार्य के लिए विश्वास किया है। समझ में आ गया आप लोगों के? राइज योर हैंड अगर आप सब समझ गए हो। ठीक है, इसी तरह देखो आपको चीजों को क्लियर करते रहना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जो सेक्शन 27 है ये थोड़ी सी जो है आपकी यहाँ से डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस भी कुछ नहीं है और है भी बहुत कुछ। यहाँ पर कहा गया है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। इसका मतलब क्या होता है? पत्नी, सेवक, लिपिक, ठीक है। पत्नी, सेवक और लिपिक, तीन बातें यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं इसको। इसका मतलब है कि मान लो कोई संपत्ति है, कोई संपत्ति है जो क्या है, जो ए व्यक्ति की है। मान लो कोई संपत्ति है जो राम की है, राम शाम सूरज जो मर्जी समझ लो, चलो राजू कर देते हैं। राजू, राजू एक व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है, ठीक है। राजू एक व्यक्ति है, उसकी एक संपत्ति है जो, चलो शिवांगी पढ़ो जरा इसको। अब इसको समझाता हूं मैं क्या है ये। Section 27. Property in possession of wife, clerk, or servant. When property is in the possession of a person's wife, clerk, or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of it. This code. देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर पहले मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, फिर बाद में आपको इसको डेट से समझाऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि मान लो कोई संपत्ति राजू की है। अब राजू की कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या है, फिलहाल पोजीशन में किसके है, पत्नी के, वाइफ के है, सर्वेंट के है, या फिर क्लर्क के है राजू की। लेकिन जो पोजीशन है फिलहाल, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन यहाँ तो या तो फिर वाइफ का है, ठीक है, वाइफ का है, या फिर आपका जो है, दूसरी बात इसने बताई है कि हो सकता है कि किसी सेवक, उस पर जो है सेवक का पोजीशन हो, ठीक है, किसी सेवक का पोजीशन है, या फिर क्या है, उस पर जो है उसके कलर का पोजीशन है। अब यहाँ पर राजू की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए बैंक आता है, क्योंकि राजू जो है डिफॉल्टर है, उसने बैंक से ऋण लिया होगा, मतलब लोन लिया होगा, और लोन लेने के बाद उसने ऐसा जो लोन है उसको नहीं चुकाया, उसको चुकाया नहीं, और कहने लगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो मेरे क्लर्क के पास है या फिर जो है मेरी वाइफ के पास है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मजेदारी वाली बात क्या आती है कि राजू ने कहा कि जो जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हो ना सर, वो संपत्ति तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी जो संपत्ति है वो तो राजू, वो तो जो है मेरे क्लर्क के पास है और या फिर मेरी वाइफ के पास है। तो यहाँ पर अब बैंक बोलेगा भाई ये तो काम खराब हो गया, अब इसके पोजीशन में कोई संपत्ति है नहीं, तो अब क्या होगा, अब हम क्या माने, अब हम किससे जो है प्रॉपर्टी को अटैच करें। तो यहां पर भले ही ऐसी संपत्ति राजू के पास ना हो, भले ही उसकी पत्नी के पास हो, सेवक के पास हो या लिपक के पास हो,
तो यहाँ पर माना जाएगा कि ऐसी जो संपत्ति है वो राजू के पोजीशन में है, और जब वो राजू के पोजीशन में है तो इट मीन्स ऐसी संपत्ति को हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति को हम जो है अटैच कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सिविल की। अब हम थोड़ा क्रिमिनल में देख लेते हैं इसमें क्या होगा। मान लो ए एक व्यक्ति है और उसने क्या किया, राजू एक व्यक्ति है, उसने कहीं चोरी की, ठीक है, उसने कहीं पर चोरी की। चोरी करने के बाद जो है वो इस प्रॉपर्टी को लेकर घर आया और अपनी वाइफ को बोल लिया कि इसको अलमारी में रख दो। मतलब कोई सोने के गहने मान लेते हैं, ज्वेलरी है, और वो ज्वेलरी वो चोरी करके लाया और चोरी करके उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि इसको सेफ में रख दो। या फिर राजू ने जो है क्या किया, अपने सेवक को बोल दिया, अपने सर्वेंट को कि लो भाई ये वस्तु है मैं तुमसे लूंगा और इसको तुम जो है क्या करो, इसको तुम अपने जो है ड्रोज में रख दो। या अपने क्लर्क को बोल दिया कि क्लर्क साहब एक काम करो, आप इसको जो है रख दो प्रॉपर्टी को और मैं आपसे उस दिन ले लूंगा। अब यहाँ पर जो है राजू के पास पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो पुलिस को जो है राजू के पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई, कोई भी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन जो बरामदगी हुई है वो उसके सेवक से हुई है, लिपक से हुई है, या फिर आपका जो उसकी पत्नी से हुई है। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि देखो गहने तो मैंने रखे हैं, लेकिन मेरे पति जो राजू है उन्होंने आके कहा मुझे कि इन आभूषणों को आप अलमारी में रख दो, मैं आपसे ले लूंगा। तो भले ही यहाँ पर राजू से रिकवरी नहीं हुई हो संपत्ति की, लेकिन यहाँ पर माना जाएगा कि ऐसा जो रिकवरी हुई है, ऐसा जो कब्जा था संपत्ति पर, वो किसका था, बताओ राजू का ही था बताओ सर। किसका? बिल्कुल राजू का था। ठीक है, यहाँ पर जो कब्जा माना जाएगा वो राजू का माना जाएगा। अब देखो इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, जो जो प्रॉपर्टी बरामदगी होती है वो कहां पर होती है, किस चोरी की संपत्ति जो बरामद होती है वो कहां पर लगती है? आपने देखा होगा, आप जो कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में एक सेक्शन लगाते हैं साथ में, जहां से चोरी की संपत्ति बरामद होती है, कहां होती है वो बताओ, सेक्शन बताओ। पता नहीं, आप लोग भूल गए सब लोग, स्टॉलन प्रॉपर्टी कहां से मिलती है? बताओ भाई, ऐसे चुप क्यों हो गए? 811 में, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति जो है 411 में लिखी हुई है, आईपीसी में लिख लो इसको साइड में। ठीक है, 411 जो है आपने देखा भी होगा एग्जाम में लगती है। साथ में लग के आती है, जब कोई चोरी की संपत्ति बरामद हो जाती है ना किसी व्यक्ति से, तो उसको जो है 411 में लगती है वो आईपीसी में, याद रखना। तो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो 411 में आती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर ये माना जाएगा कि ऐसी संपत्ति, राजू की संपत्ति, भले ही उसकी पत्नी के पास हो, चाहे उसके सेवक के पास हो, और चाहे उसके लिपक के पास हो, इट मीन चाहे वाइफ के पास हो, चाहे सर्वेंट के पास हो, चाहे आपका जो है क्लर्क के पास हो, यहाँ पर यह माना जाएगा कि जो ऐसी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो किससे मिला है, राजू से मिला है। यही बात आपकी जो है सेक्शन जो है इसमें बताई गई है 26 में। सभी लोगों को इतना क्लियर है? टेल मी। ओके, अब देखो 27 के बाद नेक्स्ट आती है आपकी काउंटरफीट, यानी आपका कूटकरण। कूटकरण जो है आपका, हम आपका 232 वगैरह जो रेंज है उसमें पढ़ेंगे, 230 वाली रेंज में पढ़ेंगे कूटकरण क्या होता है, कूटकरण की परिभाषा क्या होती है, भारत में कूटकरण, भारत से बाहर कूटकरण कैसे होता है, उन सब के बारे में सिक्के की परिभाषा दी गई है आपकी जो है 230 में। ठीक है, फिर भारतीय सिक्के का कूटकरण दिया गया है, इसके बारे में तो खैर 230 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं आपका सेक्शन 28 के बारे में। देखो सेक्शन जो 28 है ये क्या कहती है, इसमें हम बात करते हैं, ये बात करते हैं काउंटरफीट की, यानी कूटकरण की। अब एक जो कूटकरण है ये होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। काउंटरफीट, पढ़ो जरा शिवांगी इसको। Section 28 Counterfeit. A person is said to counterfeit who
causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely the deception will thereby be practiced. Explanation 1. देखो It is not देखो रुको रुको, देखो यहाँ पर कहा गया है कि ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। कहने का मतलब यह है कि जो एक व्यक्ति किसी चीज को दूसरी के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे। एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं, जैसे कोई एक कॉइन है, मान लो यहां पर ये कॉइन है, ठीक है। अब ये कॉइन है, हमने क्या किया, अब यहाँ एक लड़का है ए, उसने क्या किया, इस कॉइन की नकल करने के लिए, इस कॉइन की नकल करने के लिए ठीक ऐसा ही एक कॉइन और बना दिया, ठीक है। ठीक एक कॉइन ऐसा और बना दिया, हालांकि जो ओरिजिनल वाला कॉइन है वो ये वाला है, ये मान लो 10 रुपए का सिक्का है ओरिजिनल वाला। अब यहां पर जो है ए ने क्या किया, ए ने जो है सोचा कि मैं बी को जो है धोखा दूंगा और बी से जो है सामान लेके आऊंगा उसकी दुकान पे से, और उसके लिए उसने एक जो है यहां पर एक सिक्का बना दिया 10 रुपए का, सेम ऐसा ही, ठीक है। अब क्या है, अब लिखा है प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाएगी। हम सिक्के का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे विल हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ए ने जो है बी को धोखा देने के आशय से क्या किया, एक सिक्का बनाया 10 रुपए का, या फिर ए जानता हो कि इस प्रकार मेरे सिक्का बनाए जाने से किसी के साथ प्रवंचना यानी धोखा हो सकता है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी ए ने यहाँ पर क्या किया है, एक जो है डुप्लीकेट सिक्का बनाया है। तो इट मीन्स यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए ने यहाँ पर जो है कूटकरण किया है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, इतना समझ में आया आप लोगों को, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? एक ठीक है, एक मैं एग्जांपल और दे देता हूँ, थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए ने क्या किया, ए ने यहां पर क्या किया, एक विल बनाई, एक विल थी, लेकिन ए ने क्या किया, जानबूझकर सेम एज इट इज ऐसी एक और विल बनाई, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जो है बी को धोखा देकर जो है क्या कर सके, प्रवंचना कर सके, ठीक है। अब यहां पर एक विल तो ये रही, एक वसीयत तो ये रही, ठीक है, एक वसीयत तो आपकी ये रही, लेकिन सेम ऐसी ही वसीयत जो है ये रही। अब यहां पर ए ने क्या किया, ए ने एक असली वसीयत को देखते हुए एज इट इज ऐसे ही जो है दूसरी वसीयत बना दी, ठीक है। ये रहे ए भाई साहब। अब क्यों बनाई, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो बी को धोखा दे सके, ताकि वो क्या कर सके, बी से परवंचना कर सके। तो यहां पर कहा जाएगा कि ए ने क्या किया है, ए ने यहां पर जो है कूटकरण किया है। लेकिन फिर वही बात मैं आपको बता दूं, यहां पर ए का इंटेंशन या तो इसको धोखा देने का हो, या ए जानता है कि इस प्रकार जो है डुप्लीकेट विल बनाने से बी को धोखा दिया जा सकता है। तो यहां पर कहा जाएगा कि इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर जो है काउंटर फिट किया है, काउंटर फिट मतलब कूटकरण किया है। इतना सब लोगों को क्लियर हो गया? बताओ। अब देखो, अब इसमें एक चीज और डाल दी इन्होंने,
इन्होंने क्या किया, इसमें एक चीज और डाल दी। क्या डाल दी? वो ये डाली कि इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक जो है यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है। क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? अब पढ़ो जरा शिवांगी। Explanation 1. It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. देखो, इसने कहा है इट इज नॉट एसेंशियल, ये क्या है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु ए के द्वारा बनाई गई है वो सेम जो है जो ओरिजिनल वस्तु है उससे मिलती जुलती हो। कहने का मतलब ये कि मान लो ए ने यहाँ पर, ये देखो ये ओरिजिनल वाली है, इसको कहते हैं ओरिजिनल यानी असली वाली, और ये डुप्लीकेट है यानी डी। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो इसने डुप्लीकेट बनाई है वो सेम इसके हूबहू हो, अगर इससे मिलती जुलती भी है, ठीक है, अगर ये वाली बिल जो है ओरिजिनल वाली इससे मिलती जुलती भी है तो भी इसको हम मानेंगे कि क्या है, तो भी इसने कूटकरण किया है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों जो है एक जैसी हो सकती है दोनों अलग अलग हो, दोनों में कुछ चेंजेस हो। जैसे मान लो आप नकली नोट बनाते हो, ठीक है, अब नकली नोट में बहुत सारी कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसके सेम उसके जैसा नहीं हो सकता, लेकिन उसको जो है वो जो चलाएंगे, मान लो आपने 100 का नोट बनाया डुप्लीकेट, आपने 100 का नोट बना लिया डुप्लीकेट, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल असली के जैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही बात बताई गई है कि जो विल बनाई गई है इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी हो जैसा कि असली था। हाँ उसके सिमिलर होना चाहिए, उसके समान होना चाहिए, ये चीजें अलग है कि वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी तिरछी हो सकती है, थोड़ी बिंकी हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं होता। लेकिन जो बनाई गई हो वो उसी के सदृश यानी उसके जैसी ही बनाई गई हो, उसमें कुछ डिफरेंट हो तब भी मैटर नहीं है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसको यहाँ पर जो है कूटकरण समझा जाएगा। सेकंड पढ़ो। Explanation 2. When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived, thereby it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे, यानी जब कोई व्यक्ति है वो एक चीज को दूसरे के क्या कर दे, समान कर दे, और ऐसा सदृश, और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति ने कोई ओरिजिनल चीज की कोई डुप्लीकेट चीज बना दी है और वो डुप्लीकेट चीज ऐसी है जिससे लोगों के साथ धोखा किया जा सके, प्रवंचना की जा सके, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आज से उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभव जानता था कि एतद द्वारा प्रवंचना की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने कोई ओरिजिनल चीज के साथ हूबहू ऐसी ही डुप्लीकेट चीज बना दी है, और ऐसी डुप्लीकेट चीज से हमें पता है कि धोखा हो सकता है। तो जब तक वह व्यक्ति ये साबित ना कर दे कि मेरा इंटेंशन किसी को धोखा देने का नहीं था, तब तक न्यायालय इस बात की प्रजम्पशन करेगी, इस बात की उपधारणा करेगी कि जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई वस्तु बनाई गई है, असली को देखते हुए नकली वस्तु बनाई गई है, उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन दूसरे को धोखा देने का था, उसके साथ कपट करने का था। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपके जेब से जो है नकली नोट निकल जाते हैं, ठीक है, आप कहीं शॉप पर गए और शॉप पर जाकर आपने 100 रुपए का नोट दिया, उसने आपको 50 रुपए वापस दिए, लेकिन जो 50 रुपए आपको वापस दिए वो डुप्लीकेट थे, और आपके जो है चेकिंग होती है कहीं और आपके जेब से वो 50 रुपए का नोट निकल जाता है, तो हम यहाँ पर क्या प्रजम्पशन करेंगे, ये बताओ, क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे ना कि भाई आप नकली नोट चलाते हो, आप नकली नोट चला रहे हो। कब तक मानेंगे? जब तक आप इस बात को प्रूफ नहीं कर देते कि साहब मैं नकली नोट नहीं चलाता, मैं तो बल्कि फला फला दुकान पर गया था और उस दुकान पर जाकर मैंने जो है सामान लिया और सामान के बदले उसने मुझे 50 रुपए का नोट दिया। अब जब आपने देखा और मैंने भी ध्यान से देखा, नहीं मैंने भी देखा है,
तो तब मुझे पता लगा कि ये नोट नकली है। तो इतना वो इस बात को प्रूफ नहीं करेगा कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी या मेरी कोई गलती नहीं थी, तब तक कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगा कि वो नोट जो है उसी व्यक्ति का था और वो उसको चलाने के लिए मार्केट में लेकर गया था। समझ में आ गया आपको इतना? बताइए। ओके, तो देखो इस प्रकार से जो है हमने सेक्शन जो है 28 तक कैरी कर लिया है। 28 आपका जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। कल वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लास है, कल ये वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि कल जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको एक बार रिकॉल कर लेना, दोबारा इसको जो है रिविजन करना। तब भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछना, फिर मैं आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।